बेटा आज भी है, पूजा कल भी थी। चलिए देखो, हमने ऑलरेडी अमेलगमेशन में बताया था कि हमें 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम करने हैं? हमें एक तो करनी है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जिसके मैंने आपको मेथड्स ही बता दिए थे। और फिर हमने कहा कि हमें इसके अलावा और क्या करनी है, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी करनी है और एक बुक्स ऑफ न्यू कंपनी भी करनी है। ठीक है, बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के एंट्रीज में उधर लिख दूंगा। परचेज कंसिडरेशन निकालने के मैंने अभी तक आपको कितने मेथड बताए? अभी तक मैंने 3 बातें बताई। या तो ये गिवन होगी परचेज कंसिडरेशन, अगर गिवन होगी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, दूसरा कौन सा हो गया? एक हो गया नेट पेमेंट्स मेथड और एक कौन हो गया? नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस इस मेथड की है और ऑफ कोर्स ये ना लगे तो नेट एसेट मेथड अप्लाई करना है। नेट पेमेंट मेथड में हम लोग अपने पास कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं? हम कहते हैं पेमेंट टू पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट। क्या ये 4 चीजें हम लोग अपने पास निकालते हैं? पेमेंट मेथड में बताओ, पेमेंट किसको देखी जाती है? पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, या पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अच्छा, पेमेंट अगर मान लो किसी और को होती है तो क्या पेमेंट मेथड में आएगी? जैसे पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, क्या पेमेंट मेथड में आएगी कि एसेट्स मेथड में आएगी? वो एसेट्स मेथड में आएगी। पेमेंट मेथड क्या देखता है? पेमेंट मेथड देखता है पेमेंट्स टू, फटाफट से बताओ, ये किसको देखता है? पेमेंट्स टू मालिक, पेमेंट्स टू मालिकों को। तो हु आर द मालिक? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी आर मालिक एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी आर मालिक। हमारा AS 14 इसको क्लियर कट कहता है। क्या इन 2 के अलावा कुछ और आ सकता है? द आंसर इज नो, नो वन एल्स, और कोई नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ इनको पेमेंट जो भी करोगे वो पीसी है। मुझे ये बताओ, मालिकों को पैसे कैसे दे सकते हैं? क्या इन्हें कैश दे सकते हैं? हां। क्या इन्हें इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं? हां। क्या इन्हें प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं? हां। क्या इन्हें अपने पास डिबेंचर दे सकते हैं? हां भाई हां। पेमेंट किसी भी रूप में हो सकती है। पेमेंट कैन बी इन एनी फॉर्म। द प्रॉब्लम इज ओनली पेमेंट टू जो होती है वो सिर्फ ओनर्स को देखनी है। बे पेमेंट टू ओनर्स देखो, बाकी जो मर्जी दो, उन्हें क्या दे रहे हो, कैश, शेयर वगैरह वगैरह कुछ भी दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा इसके अंदर आमतौर पे आपको एक स्वैप रेशो दी जाती है। स्वैप रेशो मतलब वो कहता है जैसे 3 शेयर देंगे हर 2 के बदले में, वो ऐसे स्वैप रेशो दे देगा कि 3 शेयर देते हैं हर 2 के बदले में। किनको देंगे? ओल्ड कंपनी के शेयर्स को। अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकलाएगा? ये निकलाएगा कि नई कंपनी को कितने शेयर देने चाहिए। अगर पुरानी कंपनी में इतने शेयर्स हैं और हमने कहा हम 3 शेयर देंगे हर 2 के बदले में, तो इतने शेयर हमको देने चाहिए। इनटू मल्टीप्लाई किससे करोगे? शेयर की फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, नहीं तो पेड अप वैल्यू, नहीं तो पार वैल्यू। क्या मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि क्वेश्चन में फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस हो तो उसी को यूज किया जाना चाहिए? द आंसर इज यस। अगर ये दोनों ना हो तो आप किसे यूज करेंगे?
पेड अप यूज करोगे। अगर पेड अप भी ना होगी फिर किसे यूज करोगे? फिर तो ऑफ कोर्स बेटा पार वैल्यू ही बचती है, ठीक है, फेस वैल्यू ही आखिरी में बचती है। ये क्या निकल कर आता है? ये निकल कर आता है परचेज कंसिडरेशन। वैसे ही क्या प्रेफरेंस शेयर्स को भी इस प्रकार से कुछ पैसे दिए जाते हैं? द आंसर इज यस। हम इनको भी, प्रेफरेंस शेयर्स को भी इस तरह से पैसे देते हैं। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। ये मेथड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। आपको याद है, पेमेंट मेथड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में डेटा पूरा नहीं होता है। अगर डेटा पूरा नहीं है तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? अगर इफ नेट पेमेंट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, अगर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? नेट एसेट्स मेथड लगाओगे, जिसमें आप क्या देखते हो? जिसमें देखते हो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कौन से होने चाहिए? जो टेकन ओवर है। लायबिलिटीज भी कौन सी होनी चाहिए? जो टेकन ओवर है। और इसे कितनी वैल्यू पर लेना है? एट एग्रीड वैल्यूज। इन्हें किस पर लेना है? एट एग्रीड वैल्यूज। हमें इस पर लेना होता है। और इसका डिफरेंस क्या कहलाता है? परचेज कंसिडरेशन। जब मैं बात करता हूं टेकन ओवर है कि नहीं, तो इसके लिए मैं कहता हूं एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड या टुक ओवर या टेकन ओवर। टेकन ओवर और टुक ओवर में अंतर नहीं है। टेकन ओवर प्रेजेंट सेंस है, टुक ओवर पास्ट सेंस है। टेकन ओवर वाई लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या होता है? इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। लेकिन क्या क्वेश्चन में लेटर ऑन वो हमें कुछ और कह सकता है? जैसे वो कहता है एक्सेप्ट दीज नॉट टेकन ओवर। तो इसका मतलब क्या आपको सवाल को मिलके पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो आपको पहले कह देगा कि एक्स ने वाई को लिया तो ऑल टेकन ओवर, तो इसका मतलब ये कि जिनको एक्सेप्ट कर दिया वो एक्सेप्शन हो गई। कई बार क्वेश्चन लेटर ऑन कह देता है, वो कह देता है सर्टेन एसेट्स वर सोल्ड, सर्टेन एसेट्स वर सोल्ड। मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन आपको ये कह दे सर्टेन एसेट्स वर सोल्ड, तो इसका मतलब वो टेकन ओवर है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है ये एसेट्स को हमने बाद में बेच दिया, भाई बेच कैसे दिया? ओल्ड कंपनी तो बेच ही नहीं सकती है। बेचेंगे तो कैसे भाई? पहले टेक ओवर तो होना चाहिए था। इसका मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन बेचने की बात कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि भाई ये अमेलगमेशन के दौरान बिक गया तो ये टेकन ओवर नहीं था। देयरफॉर इसका मतलब है नॉट टेकन ओवर, यानी ये टेकन ओवर नहीं रहा होगा। इसका मतलब आपको अपने पास सावधानी से पढ़ना पड़ता है। कई बार वो लिखता है एक्स लिमिटेड टुक ओवर सर्टेन एसेट्स। तो मुझे ये बताओ, अगर वो ये कहता ही नहीं कि मैंने कंपनी को टेक ओवर किया, कहता है टुक ओवर सर्टेन एसेट्स, तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? फटाफट से बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई साहब कुछ एसेट्स को ही लिया है। क्या आपको मैं अंग्रेजी डेवलप करवा रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन को समझें कैसे। ओके, तो कॉन्सेप्ट इज सिंपल, लेकिन लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ता है। एनीवे, एग्रीड वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। एग्रीड वैल्यूज गिवन होंगी, अगर गिवन नहीं होंगी तो साइलेंट होंगी, तो क्या कर लेंगे? और इफ साइलेंट तो आप इसे ले लेंगे बुक वैल्यू। इसे क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू। लायबिलिटीज के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इसकी वैल्यूज भी गिवन होंगी, अगर साइलेंट है तो क्या ले लेंगे? बुक वैल्यू। लेकिन इसमें एक इशू आता है डिबेंचर्स के अंदर। इसमें एक इशू आता है डिबेंचर्स के अंदर। अंग्रेजी की एक लाइन है जिसमें आपको कंफ्यूज करता है वो, तो मुझे फटाफट से बताओ डिबेंचर्स के अंदर ना वो आपको क्या ओल्ड कंपनी में बुक वैल्यू पता होगी? फटाफट से बताओ, क्या डिबेंचर्स की ओल्ड बुक वैल्यू हमेशा पता होगी? हां,
वो ना आपको प्रीमियम के बारे में बोलेगा। तो आपने ध्यान से देखना है कि वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है या प्रीमियम ऑन इशू है, क्योंकि इन्हीं डिबेंचर्स की हम अपने पास सेटलमेंट वैल्यू भी तो बताता है ना सवाल। सेटलमेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट वैल्यू का मतलब होता है इन डिबेंचर्स को क्या दिया या इन डिबेंचर्स को कितने का एग्री किया गया। दोनों बातें अलग अलग हैं। वो कहेगा इन डिबेंचर्स की ये वैल्यू है पेबल, दिस इज वन थिंग कि ये पेबल वैल्यू है, या वो ये कहेगा कि हमने इतने नई कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए एट अप दिस प्रीमियम ऑन इश्यू, तो इसका मतलब हमने उन डिबेंचर्स को कितना सेटल किया। तो इसका मतलब कितना सेटल किया, ये हो गई सेटलमेंट वैल्यू। एनीवे, यहां पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत थी, मैंने कहा चिंता ना करें, इस पर हम लौटकर दोबारा से आएंगे। तो हमने आपसे कहा कि हमारे सवालों के अंदर जो आपके लिए इश्यूज निकल कर आए, वो एक तो ये इश्यूज निकल कर आए ओके, बाकी तो और ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। फिर मैंने आपसे कहा कि हमें अपने पास बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी भी करनी है, जिसको हमने कहा कि आज हम पढ़ेंगे। फिर आती है बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, जिसके अंदर हम अपनी एक्विजिशन की एंट्रीज डालते हैं। एक्विजिशन की एंट्रीज डालते हैं, हम अपनी एक्विजिशन की एंट्रीज डालते हैं। तो ये मैं आपको परचेज के साथ करवा रहा हूं, मर्जर मैंने अभी बाद में पढ़ना है। तो एक्विजिशन की एंट्रीज होती हैं, वो कौन कौन सी एंट्री होती है? पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, कितने रुपए से? विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये एंट्री आपको तंग नहीं करती है, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट्स टू सन्ड्री लायबिलिटी। डिवेंचर को सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि डिवेंचर होल्डर्स भी यहां पर आएंगे। और टू बिजनेस परचेज, इस एंट्री में अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में से कोई एक डिफरेंस आएगा। मुझे यह बताओ एसेट्स किस वैल्यू पर आएंगे? एग्रीड वैल्यू, वो ऊपर निकाल रखी है। लायबिलिटी किस पर आएंगी? एग्रीड वैल्यू। डिबेंचर्स किस पर आएंगे? ऑफ कोर्स एग्रीड वैल्यू। ये होती है एग्रीड वैल्यू। क्या सेटलमेंट वैल्यू को भी एग्रीड वैल्यू कहा जा सकता है? द आंसर इज यस, उसे भी कहा जा सकता है। ये हो गई परचेज कंसिडरेशन, डिफरेंस आ गया गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फिर थर्ड एंट्री कौन सी होती है? लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वगैरह। जो आप उन्हें कैश पे कर रहे हो, जो कुछ भी लिक्विडेटर को पे कर रहे हो, वो यहां पर आता है। दिस इज पीसी। इसको देखने के लिए क्या आपको अपने सवाल में कितने शेयर्स दिए और किस भाव पर दिए, इससे आपको पता चलेगा। यानी आपने जो यहां पर लिखा था कि मैंने कितने शेयर दिए, किस भाव पर दिए, उससे आपकी एंट्री पता चलेगी। सुबोध कह रहा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंडीशन बता दो। गुडविल कैपिटल रिजर्व यहां तभी आती है अगर परचेज कंसिडरेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या नेट पेमेंट मेथड से होगी। एसेट मेथड से होगी तो गुडविल कैपिटल रिजर्व हमारे पास जो यहां लिखी होगी वही यहां आ जाएगी। ओके, अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा कि हमें क्या इन डिबेंचर्स को सेटल भी करना पड़ता है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट्स टू, इन्हें अपने पास जो भी सेटलमेंट वैल्यू कहता है, वो कहता है इनको इन डिबेंचर्स को दे दो, ये प्रीमियम है, हम उनको पे कर देंगे। ऑफ कोर्स हम आज इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। फिर हमने कहा कि आपके पास दो के बाद ये हो गई, तीसरी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री कौन सी है? अगर मान लीजिए कोई खर्चों वर्चों की एंट्री है कि नई कंपनी पे कर रही है पुरानी कंपनी के खर्चे, तो हम क्या डेबिट कर देते हैं? हम गुडविल को डेबिट कर देते हैं। मुझे ये बताइए, गुडविल जो ये वाली गुडविल निकली थी और जो यहां पर कैपिटल रिजर्व निकला है, क्या ये दोनों सेटअप हो जाते हैं? द आंसर इज यस, ये दोनों सेटअप हो जाते हैं। यानी ये कैपिटल रिजर्व और ये गुडविल सेटअप हो जाएंगे, या ये गुडविल और ये गुडविल कंबाइन हो जाएंगे। आज हम अपने पास इसे पढ़ेंगे और आज हमारा फोकस सवालों पर ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ी देर तक तो हम अपने पास
ओल्ड कंपनी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पर ज्यादा होगा। मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है। मितांशी कह रहे हैं क्या रियल लाइफ में नेट पेमेंट मेथड यूज करते हैं? द आंसर इज यस। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू का लॉजिक समझ में आ गया, लेकिन बच्चे की क्वेरी ऊपर चली गई। लास्ट में गुडविल वाली बात समझ में नहीं आई। ये गुडविल जो आई और यहां पर भी गुडविल आई, तो दोनों को जोड़ देना अर्पित। लेकिन यहां गुडविल आई और यहां कैपिटल रिजर्व आया, तो दोनों को सेट अप करके एक ही चीज बताना, या गुडविल या कैपिटल रिजर्व। हाँ, सौरभ कह रहा है कि ये बताओ कि पेड अप वैल्यू यूज करने का क्या लॉजिक है। देखो, असल में तो हमें क्या यूज करना है हमेशा? फेयर वैल्यू। वो नहीं होती है तो जुगाड़ है ये, कि हम बोलते हैं ठीक है जितनी पेड अप होगी उतनी ही फेयर वैल्यू होगी, और अगर वो भी नहीं है, पेड अप भी नहीं है, तो जुगाड़ है कि यही पार वैल्यू भी होगी। ओके, बाकी वो आपके पास प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पहली प्रेफरेंस मेरी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू की ही है। वो होती नहीं है क्वेश्चंस में, हेंस मुझे तो क्वेश्चन करना है तो मैं अपने पास आगे चलूंगा। ठीक है। हाँ सुबोध, सुबोध ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप घबराओ मत। चलिए जी, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं भगवान का नाम लेकर। क्या आप भी तैयार हैं? चलो भाई, घड़ी में समय जरूर देखते रहेंगे, और आज हम अपने पास बीच में एक चर्चा ओल्ड कंपनी की करेंगे, बाकी हम सिर्फ सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाइए। सौरभ, रियल लाइफ में हम लोग फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा। नेगोशिएट करके फेयर वैल्यू निकाली जाती है, मार्केट वैल्यू आमतौर पे नहीं ली जाती है। लो भाई, को समय हुआ है 6:49 AM। इसको प्रिंट आउट ले लिया? अच्छा, नहीं इसका प्रिंट आउट नहीं लिया, अभी इसको प्रिंट आउट ले लेते हैं। ठीक है।